मृत्यु से 2 साल पहले ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जी, और ये जो 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, ये अपने आप में उस उम्र में ये सब करना अपने आप में दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात थी, है ना। और अभी कुछ रोज पहले दुष्यंत चौटाला का मैं इंटरव्यू कर रहा था, जो इनके पोते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बीमार थे और कहीं अमेरिका में इनका इलाज चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई के लिए जो इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, इल्म होना चाहिए तुम्हें। कहते इल्म मेरे समझ में नहीं आया, क्या हुआ? तो कहते बाहर जाओ, यहाँ से निकलो, चंडीगढ़ से निकलो। तो 2 जगह उनकी एडमिशन हो गई, एक तो मयो कॉलेज अजमेर में और दूसरी स्नार में। तो उन्होंने कहा मयो कॉलेज से मैंने सोचा कि गर्मी लगेगी मेरे को, तो मैं हिमाचल चला जाता हूँ, और स्नार स्कूल में की। फिर अमेरिका गया, तो वहाँ पे कहा कि यहाँ पढ़ो अब। तो वैसे मतलब जो इनका परिवार एक संपन्न परिवार है, और हरियाणा के हम कहें कि टॉप संपन्न परिवारों में से एक होगा तो गलत नहीं होगा। फिर बाहर पढ़ाई की, तो एक जो एक्सपोजर आपको पढ़ाई से होता है, उसका जो अर्थ है वो ये समझते थे। और जो भी हालात रहे हों, इन्होंने जब इनकी उम्र जेल में रह के जब पढ़ाई की तो उस वक्त पढ़ाई नहीं कर पाए। हो सकता है कि इतने बड़े नेता के बेटे थे, तो उस वक्त सोचो कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम देवीलाल के बेटे हैं। लेकिन उस वक्त अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे ऊपर ये ठप्पा नहीं रहना चाहिए कि मैं अंगूठा छाप हूँ, उस चीज को इन्होंने जहन में रख के 10वीं की 12वीं की और प्रेरणा के रूप में वो फिल्म भी बनी है। तो जो भी बड़ा बनता है उसके लिए आप कहें कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होती है। अभी आप कहें कि 10 लोगों को बाहर जाके कि चलो हम आज घूमने के लिए फलां जगह चलते हैं, तो 10 में से हो सकता है कि 8 लोग अलग अलग तरह के बहाने बना दे, नहीं मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे ये काम है। तो जो नेता हैं वो हो सकता है उनकी विचारधारा अलग हो या कुछ अलग हो, लेकिन उनके पीछे अगर जन सैलाब उमड़ता है, बिना बुलाए वहां पे लोग पहुंचते हैं और बुलाकर फिर हजारों की तादाद में पहुंचते हैं, तो कुछ ना कुछ तो खासियत उनकी होती होगी। बिल्कुल मुकेश सर, एक चीज जो मेरे दिमाग में अटक गई है, जब मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पूरा मैंने सुना और उन्होंने जब अपने अनुभव साझा किए, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि रूरल डेवलपमेंट, ये शब्द हाल ही में एग्जिस्टेंस में आया है। लेकिन आप देखिए कि 1989 में पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, हालांकि कभी 5 दिनों के लिए, कभी 2 हफ्तों के लिए, फिर कुछ महीनों के लिए। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो विजन देखा था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो इल्म था, जो रियलाइजेशन थी, ये उस वक्त उनको हो गई थी, जिस चीज का जिक्र आज की सरकारें करती हैं। जी, ये जो ग्रामीण परिवेश का जिक्र है वो यूँ कहिए कि शुरू से ही हो रहा है तो भी गलत नहीं होगा। महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे कि जो हमारा देश है वो गांव में बसता है, और ये सच बात भी है। पहले तो, अब तो जो शहर हैं वो बड़े ही होते जा रहे हैं, लगातार बड़े होते जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं। पहले छोटे छोटे जो कस्बे थे आज बड़े शहर हैं। तो लेकिन असली भारत जो है वो भारत में ही बसता है। हमारी लगभग 70% के करीब आबादी गांव में ही बसती है, और उस आबादी को क्या क्या मुश्किलात आती हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उसे ओम प्रकाश चौटाला भली भांति समझते थे, किसानों के दुख को समझते थे। क्योंकि गांव में रहने का मतलब अधिकतर जो वहाँ पे गांव में लोग रहते हैं वो कृषि आधारित काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं। और ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अभय चौटाला कांधा देते हुए अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला को, और इन तस्वीरों को हर आमो खास अपने कैमरे में कैद करता नजर आपको आ रहा है। और फूलों की बारिश के साथ ओम प्रकाश चौटाला को अब अंतिम यात्रा की तरफ ले जा रहे हैं, और नम आंखें उनको विदाई देती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि वीवीआईपी मोमेंट बहुत ज़्यादा है, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत इस तरीके का जो इंतज़ाम होता है, इसमें भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आया है वो चाहता है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कई बार उनको रोक लिया जाता है, कई उनको मौका नहीं मिलता है, तो उनको दुख भी होता है। बिल्कुल। लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ। और
राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे में विदाई दी गई ओम प्रकाश चौटाला को। और ये जो तस्वीरें हैं, आज हम जो बातचीत कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप एक ऐतिहासिक क्षण की आप गवाह बनी हैं। और ये ऐतिहासिक क्षण जो हैं ये बार बार नहीं आते। राष्ट्रीय बिल्कुल, ये राजकीय सम्मान है और अंतिम विदाई। बिल्कुल, इसमें भी राजकीय सम्मान में भी कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तिरंगे को किस डायरेक्शन में लपेटा जाना है, किस तरफ हरा रंग होगा, किस तरफ नारंगी रंग होगा, ये भी प्रोटोकॉल्स में है। और तिरंगे झंडे में लपेटकर उनका पार्थिव शरीर, पार्थिव देह जिस तरह से लाया गया है जाता है, लेकिन जब अंतिम संस्कार होता है तो उस वक्त जो तिरंगा है उसको उतार लिया जाता है और उसको सम्मानपूर्वक, जैसे अभी हमने तस्वीरों में दिखाया, उसको लपेट दिया जाता है। बिल्कुल, तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई दी जा रही है। और जनता का सैलाब जो पीछे आप देख रहे हैं, और इससे पहले अंतिम यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा, वो इस बात का प्रतीक है, वो इस बात को परिभाषित करता है कि किस तरह से ओम प्रकाश चौटाला की लोकप्रियता थी हरियाणा की, ना ही सिर्फ राजनीति में भी बल्कि एक जाट होने के नाते, एक आम शख्सियत होने के नाते भी हर आम शख्स उनसे जुड़ाव महसूस करता था। जो मुकेश सर ने पहले कहा कि वो प्रचारक रहे और उन परिवारों के साथ उनका नाता रहा, क्योंकि मुकेश सर जिस तरह से जनता का सैलाब उमड़ा, इसमें उनकी उम्र के लोग नहीं या उनसे थोड़ा से पहले के उनके बच्चों की उम्र के लोग नहीं, बल्कि कुछ युवा भी हमने देखे, कुछ युवा महिलाएं भी हमने देखी। तो जाहिर सी बात है कि जब उन परिवारों के साथ ओम प्रकाश चौटाला का जुड़ाव रहा होगा तो उनकी जनरेशंस ने भी वो किस्से सुने होंगे। जी, क्योंकि ये आप विचारधारा की अगर बात करें तो जो चौधरी देवीलाल हैं उनकी विचारधारा की बात करते हैं, और जो इनका पूरा परिवार है, जो आगे इनका आप अंग्रेजी में कहें तो फैमिली ट्री है, उस विचारधारा को फॉलो करते हैं जो चौधरी देवीलाल ने दी थी। उसी विचारधारा को ओम प्रकाश चौटाला फॉलो करते थे। इनके जो भाई हैं रंजीत सिंह चौटाला, जो पिछली सरकार में बिजली मंत्री थे, वो इनके भाई हैं, वो भी चौधरी देवीलाल की विचारधारा को फॉलो करते हैं। जाहिर है उनके भी पिताजी वही थे। और जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे तो रंजीत चौटाला उनका सारा कामकाज यहाँ पे दिल्ली में देखा करते थे, और जो राज्य की राजनीति थी वो ओम प्रकाश चौटाला किया करते थे। तो ये मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद रंजीत चौटाला काफी समय तक राजनीति से दूर रहे, लेकिन अब फिर से सक्रिय राजनीति में आए। तो पिछली सरकार में वो बिजली मंत्री रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बार उन्होंने सांसद के तौर पर चुनाव भी लड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हालांकि वो जीत नहीं पाए। फिर जो ओम प्रकाश चौटाला के जो दो बेटे हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला, इनकी राहें जुदा हो गई। तो ज्यादा झुकाव जो अंतिम समय में रहा ओम प्रकाश चौटाला जी का, वो अभय चौटाला की तरफ रहा। और अभय चौटाला इनेलो पार्टी का झंडा थाम कर अपने पिताजी के साथ में रहे। वहीं पर अजय चौटाला जो हैं उनकी राह जुदा हो गई, और उन्होंने जेजेपी नाम की जननायक पार्टी बनाई, और उसमें उनके दोनों बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने, जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2019 का, उसमें 10 सीटें जीतकर इतिहास बनाया, बीजेपी को समर्थन दिया, और खुद उप मुख्यमंत्री रहे उसमें दुष्यंत चौटाला। बिल्कुल, ये राजनीतिक बातें थी, लेकिन आज जो इन बातों की बजाय आप देखें कि आम आदमी जो है, देखिए मुकेश, जिस तरह की पगड़ी वो पहनते थे ओम प्रकाश चौटाला, कुछ उसी तरह की पगड़ी पहने हुए यहाँ पर एक युवा नजर आ रहे हैं। और जी, ये पगड़ी जो पहचान थी, हरे रंग की पगड़ी की आप बात कर रहे हैं, ये पहचान थी ताऊ देवीलाल की। देवीलाल की आप जितनी भी तस्वीरें देखेंगे वो इसी पगड़ी में देखेंगे। और ये जो हरे रंग की पगड़ी है, ये हरित क्रांति का एक सूचक है। किसान की ये पगड़ी है, फसल का जो रंग है उस रंग की ये पगड़ी है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें थोड़े समय पहले की हैं, लेकिन अब अंतिम विदाई दी जा चुकी है और मुखाग्नि का वक्त है। बिल्कुल, और क्योंकि आज बहुत वहाँ पे बड़ी वीवीआईपी मोमेंट्स है, तो जितना भी जो मीडिया गया है कि जो तस्वीरें हम तक पहुँचती हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से पहुँचती हैं। तो
ऐसे समय में जब वीवीआईपी मोमेंट्स होती हैं तो जैमर्स लगा दिए जाते हैं, तो बिल्कुल। उससे जो चैनल्स हैं या जो दूसरे चीज़ें उनका नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आती है, बिल्कुल। तो साथ साथ में हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और जब वो थोड़ा नेटवर्क ड्रॉप होता है तब हम जो बिल्कुल। पुरानी तस्वीरें, जो मुख्य तस्वीरें बिल्कुल। वो तो भी जो दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप, ये सीधी तस्वीर है जब ओम प्रकाश चौटाला को अब मुखाग्नि दी जानी है। उससे पहले की जो भारतीय संस्कृति और जो हमारी जिस तरह से कर्मकांड होता है मुकेश जी, ये वही उसी से पहले की तस्वीरें हैं। और मुकेश सर, आपने एक चीज का जिक्र किया कि आखिरी वक्त में जो उनका झुकाव था वो इनेलो की तरफ था, और हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय से इनेलो बनने तक का सफर भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब बसपा के साथ गठबंधन हुआ, फिर लोकसभा की 5 सीटें आई, उसके बाद फिर मान्यता मिली और पार्टी का नाम फिर इंडियन नेशनल लोक दल हुआ। देखिए, ये काफी लंबा सफर है। इसको समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। जब जयप्रकाश आंदोलन हुआ तो उस वक्त ये जो आंदोलन था, तब एक नारा दिया गया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो उस आंदोलन के दौरान बहुत सारे जो हमारे आज की तारीख में बड़े नेता हैं, कुछ आज हमारे साथ हैं, कुछ चले गए। जैसे मुलायम सिंह यादव की हम बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, चौधरी देवीलाल की बात करें, तो एक अलग सैलाब था। उसके बारे में हम फिर विस्तार से बात करेंगे। और तस्वीरों में इस वक्त मनोहर लाल खट्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे विधानसभा अध्यक्ष भी आपको नजर आ रहे हैं। और जैसा मैंने बार बार कहा कि वहाँ से थोड़ा सा जो नेटवर्क है वो जैमर्स के कारण टूट रहा है, तो इन तस्वीरों में हालांकि बाधा पहुँच रही है, लेकिन कोशिश यही है कि न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल के जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ चाहे टीवी के माध्यम से जुड़े हैं, या हमारे फेसबुक अकाउंट के जरिए हमें देख रहे हैं, या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, या इंस्टा या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं, एक्स के माध्यम से, उन तक ताज़ा तस्वीरें हम पहुंचाएं। और ओम प्रकाश चौटाला जी की जो ये अंतिम यात्रा है, वो किसी भी माध्यम से इसमें शामिल हों, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बिल्कुल। तो इससे पहले जो हमने तस्वीरें देखी थी, जिसका जिक्र किया मुकेश सर ने, कि जैमर की वजह से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जैमर्स यहाँ पर होते हैं जब इस तरह का वीवीआईपी मूवमेंट होता है। लेकिन अंतिम यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी लोकप्रियता का। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरह से रियल व्यू आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आम जनता का हुजूम, वीवीआईपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ना ही सिर्फ हरियाणा के बल्कि पंजाब और राजस्थान के भी नेता यहाँ पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इससे पहले तस्वीरें सामने आई थी, एक झलक हमने देखी इस भीड़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की, हमने देखा विधानसभा अध्यक्ष को, हमने देखा पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, मुखाग्नि देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। कड़ा पहरा है सुरक्षा का भी, आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। मुकेश सर, हुड्डा भी पहुंचे हैं। बिल्कुल, जैसा मैं आपको बता रहा था कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, नायब सिंह सैनी हो, हरियाणा के नेता हो, पंजाब के नेता हो, सुखबीर बादल, मनप्रीत बादल, उपराष्ट्रपति धनखड़, तो ये जो व्यक्तित्व था, ये सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसको हरियाणा की सीमा तक सीमित नहीं किया जा सकता, इसको पंजाब की सीमा तक सीमित नहीं किया जा सकता, राजस्थान की बाउंड्री तक इसको नहीं। ये एक ऐसा व्यक्तित्व रहे हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर रही है। हालांकि जो इनकी राजनीति है वो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर ही ये राजनीति करते रहे, और शुरू में ये एनडीए के साथ रहे, बसपा के साथ भी, फिर उसके बाद गठबंधन हुआ। और ये तो राजनीति के अलग अलग दौर हैं, चलते रहे। लेकिन जो इनका एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति आप कहें कि उनकी चिंता करना, जैसे अभी उपराष्ट्रपति साहब बता रहे थे कि जब बेटे वाला इंसिडेंट हुआ तो बहुत चिंतित हुए, ये राजस्थान गए, वहाँ पे नहीं मिला, फिर उनके गांव गए, तो हर एक दुख में ये खड़े रहे। तो ऐसी ही जो यादें हैं, वो चाहे कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उन्होंने भी जो एक्स पे कल लिखा कि जो ओम प्रकाश चौटाला है वो मेरे बड़े भाई रहे हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, लेकिन वो राजनीति की विचारधारा है और जो व्यक्तिगत संबंध है वो अलग है। बिल्कुल। तो ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे के नारे
यहाँ पर आम जनता लगा रही है और अंतिम विदाई। यही जीवन का सच है और इसी सच को इस तरीके के जब भी हम दृश्य देखते हैं या किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो कुछ पल के लिए तो याद रखते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अक्सर जब इनसे हम बाहर निकलते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं, जो भूल भी जाना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है और जब ज़िंदगी में गति ही नहीं रहेगी तो फिर ज़िंदगी भी भला क्या ज़िंदगी रहेगी। तो ये एक चक्र है, ये चक्र शुरू होता है जन्म से और जन्म के बाद फिर ये अंतिम यात्रा पर आकर ही ख़त्म रहता है। तो पैदा होने से लेकर अंतिम सांस तक इंसान अलग अलग तरीके से संघर्ष करता रहता है। कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, लेकिन प्रभु ने ऐसी सृष्टि बना रखी है कि हर इंसान उसमें लगातार आप कहें कि व्यस्त रहता है। तो व्यस्त रहना ज़रूरी है और व्यस्तता में बस हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी यात्रा में हम निकलें तब हर एक आदमी के मुख से निकले कि वाह ये जो सच थे ये हमारे लिए कुछ कर गए, देश के लिए कुछ कर गए। बिल्कुल। और जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला खाली हाथ तो जरूर गए लेकिन लोगों का बहुत सारा प्यार और दुआएं अपने साथ जरूर लेकर गए। और ये इस बात को ये तस्वीरें बखूबी दर्शाती हैं कि किस तरह आखिरी वक्त तक वो जनता के बीच रहे, आखिरी वक्त तक जनता का प्यार उन्हें मिला। विधानसभा चुनाव 2024 की वो तस्वीर मुझे याद है। देख पा रहे हैं उनके बेटे और उनके पोते आपको दिखाई दे रहे हैं कांधा देते हुए। आगे अर्जुन चौटाला हैं और उनके पीछे दुष्यंत चौटाला आपको दिखाई देंगे और आगे अभय चौटाला उनको कांधा दे रहे थे। और जब पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है तो उसमें लगातार जो कांधे हैं वो बदलते रहते हैं ताकि हर एक जो उनके परिवार के लोग हैं या उनके करीबी हैं उनको अर्थी को कांधा देने का मौका मिले। तो ये प्रथा रहती है और अब उनके अंतिम विदाई की तैयारियां जो हैं वो अंतिम क्षण में हैं और कुछ देर में आप कहें कि मुखाग्नि के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे ओम प्रकाश चौटाला। तो जो उनकी यात्रा है वो यहीं तक की थी, लेकिन वो हमारी यादों में हमारे दिल में हमेशा बिल्कुल। मुकेश, जब इस तरह की कोई शख्सियत जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में खासकर एक अपनी छाप छोड़ी हो तो हमेशा अक्सर हम टीवी चैनलों पर एक टर्म यूज करते हैं, एक सेंटेंस यूज करते हैं कि राजनीति में एक अध्याय का अंत हो गया। तो इसे कैसे देख? नहीं चाहता कि वो